हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं कुलदीप और स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं कुलदीप और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32 से आगे के सारे क्वेश्चंस। कब तक करेंगे, जब तक प्रभु इच्छा रहेगी। एंड चलो कंटिन्यू करते हैं। तो एंड होप सो आपको अभी तक की वीडियोस पसंद भी आई होगी। तो प्लीज़ जो भी हो आप अपने दोस्तों में प्लीज़ उसे शेयर कीजिए, ताकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका कुछ रिजल्ट निकल सके। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। और फिलहाल के लिए हाँ, ये जो क्वेश्चन है वो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट के ऊपर है। अगेन लास्ट जो 31 क्वेश्चन हमने किया था वो भी सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट पे था, और ये भी सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट के ऊपर आया है। ओके, जो एस टी लिमिटेड है वो एंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट में विद ए कस्टमर टू सेल एन एसेट, कि भाई वो कस्टमर को बोलते हैं कि हम तुमको एक एसेट सेल करते हैं। ओके ग्रेट, जो कंट्रोल है एसेट का वो कब ट्रांसफ़र होगा, 2 सालों के बाद में। वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। मतलब कि 2 साल बाद में एट ए पॉइंट ऑफ टाइम है वो आपको क्या कर दिया जाएगा, कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ओवर द पीरियड ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके वो नहीं है, ये एट ए पॉइंट ऑफ टाइम ट्रांसफ़र होगा, लेकिन 2 साल बाद में। ओके, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर 2 अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन है, मतलब आप चाहो वो फॉलो कर सकते हो। ये 2 ऑप्शन हैं। पहला, 5,000 रुपये ले लो 2 साल बाद में, ओके जब आप कंट्रोल लेते हो एसेट का, या फिर 4,000 रुपये दे दो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है उस दिन। लेकिन यहाँ पे कस्टमर ने क्या किया है, उसने इलेक्ट किया है कि वो 4,000 रुपये पे करेगा व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन। तो मतलब वो आज की डेट में हमें कितना 4,000 रुपये दे देता है। ओके ग्रेट, अदरवाइज वो 5,000 रुपये देता 2 साल बाद में। तो एस टी लिमिटेड ने कंक्लूड किया कि यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, बिकॉज यहाँ पे लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन व्हेन द कस्टमर पेज फॉर द एसेट एंड व्हेन द एंटिटी ट्रांसफर द एसेट टू द कस्टमर, वो क्या हो जाएगी, एक प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट से वो एक सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को देगा। तो अब बताओ कंपनी को क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, गिव मी 1 सेकेंड। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक ये हमारी कंपनी है। ओके, कंपनी ने क्या किया है, आज की डेट में जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ये पूरा पीरियड है, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है। ओके, तो यहाँ पे उसको 5,000 मिलते, लेकिन कस्टमर ने उसे आज ही 4,000 रुपये पे करके अपनी लाइबिलिटी को ख़त्म कर लिया है। अब बताओ यहाँ पे कंपनी ने क्या कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया एसेट का, नहीं, तो इसीलिए ये रेवेन्यू अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती है। तो वो इसको 4,000 को क्या करेगी, लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करेगी। ओके, और कंट्रोल कब ट्रांसफ़र होगा, 2 साल बाद में, तो वो रेवेन्यू कहाँ रिकॉग्नाइज करेगी, यहाँ पे। ओके, और अगर अब यहाँ पे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है तो फिर वो 4,000 को इन्वेस्ट करेगी, और कौन सी रेट से करेगी, अपनी जो भी इसकी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट होगी उससे करेगी। तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट हम को लेनी है यहाँ पे, और उससे क्या करेगी, ये आगे उसको फर्दर इन्वेस्ट कर देगी ओवर द पीरियड, और फिर जो अमाउंट आएगा उससे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगी। इसीलिए जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है इस ट्रांजेक्शन में वो 11.8% है, मतलब कि 5,000 और 4,000 को कंपेयर किया है। लेकिन 5,000 तो कस्टमर पे ही नहीं कर रहा है, तो 1,000 का इंटरेस्ट होगा क्या, नहीं होगा यहाँ पे। द इंटरेस्ट रेट नेसेसरी टू मेक द टू अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट। हाउ एवर एंटिटी डिटरमाइन करती है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो हमें 6% लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है। अब यहाँ पे ना एंटिटी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसे कोई 6% से ज़्यादा तो देगा ही नहीं, तो नॉर्मल सी बात है 6% ही हम एक्चुअल में कंसिडर करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे ये होता है ना कि कस्टमर 5,000 रुपये पे करने वाला है, ओके, तो फिर अपन क्या करते, 4,000 पे अभी रिकॉग्नाइज कर लेते थे, और 11.8% से वो फाइनेंसिंग कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एंट्रीज कैसे होगी, जनरल एंट्री पूछी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इंसेप्शन पे उनको कैश मिल जाएगा 4,000 का। ओके, तो 4,000 का कैश डेबिट करेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी आ जाएगा, और उसके बाद में फिर ईयर 1 एंड ईयर 2 के अंदर है वो इंटरेस्ट डेबिट होगा। ओके, 2 क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। ओके, कितना होगा, पहले साल में 240 और दूसरे साल में हो जाएगा आपका 254 एंड 254 डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये कितना हो गया, 494 का यहाँ पे टोटल 2 सालों का हो गया है। तो यहाँ पे दोनों सालों की मर्ज एंट्री है। और उसके बाद में जब वो कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देता है, तो उस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट होकर टू रेवेन्यू अकाउंट में ये 4,494 रुपये है वो चले जाएंगी। डन। अब मन को लगे कि थाने ई क्वेश्चन में तो और कोई दिक्कत हो सकी। अब आप चलना अगला क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 33 में। तो क्वेश्चन नंबर 33 है वो कोई के क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे ना थोड़ा मारवाड़ी भी मिक्स यूज़ कर रहा हूँ। इफ़ एनीवन हैव इश्यू देन प्लीज़ लेट मी नो। ABC लिमिटेड है वो एंटर करता है एक कॉन्ट्रैक्ट में फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पावर प्लांट दैट इंक्लूड शेड्यूल्ड माइलस्टोन पेमेंट फॉर द परफॉर्मेंस बाय ABC लिमिटेड थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट टर्म ऑफ 3 years। इतने में क्या बोला इसने कि ABC लिमिटेड है ना वो एक तो पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन करता है, ओके, और उसका उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिसके अंदर वो क्या करेगा, अगर एक शेड्यूल माइलस्टोन एग्जांपल के लिए जैसे 25%, 30%, 40%, 50%, 70%, 80% ये अचीव कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट टर्म में विद इन 3 year, तो फिर उसके बेसिस पे उसको आगे जज किया जाएगा। अब जज कैसे, ओके, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो सेटिस्फाइज की जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और जैसे वो माइलस्टोन अचीव कर लेगा तो पेमेंट्स हैं वो शेड्यूल हो जाएंगे टू कोइंसाइड द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस बाय ABC लिमिटेड। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रोवाइड करता है दैट ए स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ ईच माइलस्टोन पेमेंट इज टू बी विथहेल्ड एज रिटेंशन मनी बाय द कस्टमर थ्रू आउट द अरेंजमेंट एंड पेड टू द एंटिटी ओनली व्हेन द बिल्डिंग इज कंप्लीट। और ये क्या बोल रहा है कि हर एक माइलस्टोन जैसे आपने अचीव करी, एग्जांपल के लिए कॉस्ट का लेते हैं, लाइक कॉस्ट का आपने 40% एक्सपेंडिचर कर दिया और 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, ओके, तो 1 करोड़ का 40% कंप्लीट होने पे आपको 40 लाख रुपीज़ का मिलना चाहिए था, लेकिन ये कहते हैं हम पूरा नहीं देंगे, हम इस 40% का जो भी अमाउंट आएगा ना इसका भी 10% होल्ड करके रख लेंगे, और वो फिर आपको कब देंगे, जब एकदम बिल्डिंग फाइनल हो जाएगी, बन के खड़ी हो जाएगी, तब आपको पे करेंगे, ओके। तो ये क्या है, होल्ड करने वाला पॉइंट था जो यहाँ पे लिखा हुआ था, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है थ्रू आउट द अरेंजमेंट पेड है उसका एक रिटेंशन मनी जो है वो क्या कर लेंगे, ये होल्ड कर लेंगे, और वो कब पे होगा, जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तब, ओके। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। तो अब बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट को इंक्लूड करता है या नहीं करता। तो देखो पहले तो अपन को ट्रांजेक्शन का नेचर देखना होगा। यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या हुआ है कि ओवर द पीरियड हुआ है, और जैसे जैसे मैं माइलस्टोन अचीव करता जाता हूँ वैसे वैसे मेरे को पेमेंट भी मिलता जा रहा है, लेकिन उसका कुछ प्रोपोर्शन होल्ड कर लिया जाता है। वो कोई फाइनेंसिंग पर्पज़ से नहीं होल्ड कर रहा है, वो अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होल्ड कर रहा है कि ये नहीं हो कि कहीं मैं भाग जाऊँ या फिर बिल्डिंग है वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे, तो उस केस में वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अमाउंट को होल्ड करता है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट तो फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है जो अमाउंट उसने होल्ड किया है, जैसे एग्जांपल के लिए 10%। तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए, ABC लिमिटेड कंक्लूड करती है कि कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी प्रकार का सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है, बिकॉज द माइलस्टोन पेमेंट कोइंसाइड विद इट्स परफॉर्मेंस एंड द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर अमाउंट्स टू बी रिटेन्ड फॉर रीजंस अदर देन द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस। इसीलिए विथ होल्डिंग करना स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ ईच माइलस्टोन पेमेंट इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द कस्टमर, वो कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर फॉलोइंग टू एडिक्वेटली कंप्लीट इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। डन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 34 किसके रिगार्डिंग है, वो है हमारा XYZ लिमिटेड, जो कि एक पर्सनल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है कस्टमर के साथ में कि वो ग्लोबल PC सपोर्ट्स एंड रिपेयर कवरेज है वो प्रोवाइड करेगा। कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए, अलॉन्ग विथ इट्स PC, अपने कंप्यूटर के साथ में। कितने सालों के लिए, 3 year का टाइमलाइन है PC का, जिसके अंदर वो PC को तो सप्लाई करता ही है, साथ साथ में सपोर्ट एंड रिपेयर सर्विसेज है वो भी देता है। डन। कस्टमर है वो परचेज करता है सपोर्ट सर्विसेज को एट द टाइम ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट। कंसिडरेशन फॉर द सर्विसेज इज एन एडिशनल ₹3000, और एडिशनल 3000 है वो कस्टमर से चार्ज किए जाते हैं। कस्टमर इलेक्टिंग टू बाई द सर्विस मस्ट पे फॉर इट अपफ्रंट, ओके। जिसे भी ये बाई करनी है सर्विसेज वो अपफ्रंट यानी कि मंथली पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उसे इमीडिएटली उसी टाइम पे करना पड़ेगा। तो बताओ किसी भी प्रकार का क्या है यहाँ पे फाइनेंसिंग कंपोनेंट है या नहीं है। हमारा देखो इंडियस का जो मेन सोल है ना, सोल बोले तो आत्मा क्या है इंडियस की, वो है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। कि हम देखते हैं अगर किसी ट्रांजेक्शन के अंदर फाइनेंसिंग का नेचर नहीं है ना, तो वो फिर किसी भी प्रकार से सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट नहीं होगा। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना। हमें सब्सटेंस में देखना है कि वो ट्रांजेक्शन किस लिए एग्जीक्यूट किया है। अगर वो फाइनेंस के पर्पज से एग्जीक्यूट हुआ है तो हम कहेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, लेकिन अगर नहीं है ना तो फिर अपन झूठ मूठ में नहीं कहेंगे कि भाई ओवर द पीरियड हो रहा है तो इसीलिए फाइनेंसिंग है। हमें ट्रांजेक्शन को भी समझना पड़ेगा। वो कंप्यूटर बेच रहा है, वो पूरे 3 साल के वो सर्विसेज देगा,
होगा उसके लिए वो 3,000 चार्ज कर रहा है, तो क्या वो फाइनेंसिंग कंपोनेंट है या नहीं है। तो लेट्स सी, टू डिटरमाइन whether there is a significant financing component in the contract, entity consider the nature of services being offered and the purpose of the payment terms. The entity charges a single upfront amount not with the primary purpose of the obtaining financing from the customer, but instead of maximizing profitability, taking into consideration the risk associated with प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। कि देखो यहाँ पे है ना, वो जो सर्विसेज दे रही है ये उसको ये नहीं है कि भाई वो किसी तरह से फाइनेंसिंग इनकम अर्न कर रही है, ओके, बट इंस्टेड टू मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी वो ये कंसिडर कर रही है कि उसकी रिस्क कितनी एसोसिएटेड है अगर वो ये सर्विसेज देती है। इफ़ कस्टमर कुड पे मंथली, अगर कस्टमर मंथली पे कर सकता तो they would be less likely to renew, and the population of customers that continue to use the support services in the later year may become smaller and less diverse over time. सीधी सी बात है, आज आप लैपटॉप खरीद रहे हो, ओके, लैपटॉप खरीद रहे हो तो मान लो आपके पास में 2 लैपटॉप हैं। पहले लैपटॉप में आपको 1 साल की वारंटी मिल रही है, दूसरे में आपको 5 साल की वारंटी मिल रही है। दोनों ही लैपटॉप के केस में जब भी आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी ना, तो आप जाके वापस से रीन्यू नहीं कराने वाले हो, ओके। वो जो आपको लैपटॉप मैन्युफैक्चरर इनिशियली दे देता है ना कि हाँ इतने साल की मैं वारंटी दूंगा, तो आप उतने टाइम की मान के चलते हो और वो उसी के आप अपने पर्पज़ के लिए लैपटॉप की कॉस्ट का पार्ट मान लेते हो, और जो मैन्युफैक्चरर है वो दोनों को सेपरेट करके अकाउंट फॉर कर लेगा। लेकिन ये क्यों रखा है 3 साल या 5 साल, और वो मंथली पेमेंट के लिए क्यों नहीं कहा? बिकॉज फिर कस्टमर आपको पे नहीं करने वाला, वो बिल्कुल भी रीन्यू नहीं कराएगा। तो इनिशियली ही हम उससे क्या कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं, ओके, टू इंक्रीज अवर सेल्स। तो यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का फाइनेंसिंग बेनिफिट कमाने का कोई पर्पज़ नहीं है। इसीलिए इन एडिशन कस्टमर टेंड टू यूज सर्विसेज मोर इफ़ दे पे मंथली रेदर देन मेकिंग एन अपफ्रंट अमाउंट, ओके। हाँ, अगर कस्टमर मंथली पेमेंट करता, ओके, और आपको अपफ्रंट पेमेंट नहीं करता, तो उस केस में हम बोल सकते थे कि भाई हाँ पॉसिबल है। फाइनली एंटिटी वुड इनकर हायर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सच एज द कॉस्ट रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिंग रिन्यूअल्स एंड कलेक्टिंग ऑफ मंथली पेमेंट्स। लेकिन उन सब के लिए फिर एंटिटी को क्या करना पड़ता, एडिशनली है वो सेटअप करना पड़ता। एक तो उसे रिन्यू प्रीमियम कलेक्ट करना पड़ता मंथली बेसिस पे, और उसको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता। इसीलिए रेदर देन कि इतना झंझट नहीं है, 3 साल का डायरेक्टली लो, ठीक है। इससे फिर सारे के सारे इंश्योर हो गए कि भाई वो कंपनी के 3 साल तक कस्टमर ही रहने वाले हैं, ओके। तो एक तरह से बिजनेस को बढ़ाने की स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे कोई भी फाइनेंसिंग बेनिफिट है वो एंटिटी नहीं चाहती है, तो इसीलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं होगा, ओके। In assessing whether or not the contract contains a significant financing component, XYZ Limited determined that the payment terms were structured primarily for the reason other than the provision of finance to the entity। तो कि यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि क्या वो प्रोविज़न ऑफ फाइनेंस के लिए स्ट्रक्चर की गई है क्या। अगर ऐसा होता है तो मैं कहता हूँ कि हाँ, यहाँ पे जो एंटिटी है वो क्या कर रही है, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन उन्होंने इस पर्पज़ से तो करी ही नहीं है, तो फिर अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अगर इस पर्पज़ से नहीं की है तो, ओके। और ये अफेक्ट करेगी द नेचर ऑफ द रिस्क इट एज्यूम्स टू प्रोवाइड द सर्विसेज एंड मे मेक इट अनइकोनॉमिकल टू प्रोवाइड द सर्विसेज। एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स एनालिसिस, XYZ लिमिटेड कंक्लूड्स दैट देयर इज़ नॉट ए सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, कि ये जो है वो किसी भी प्रकार से एक सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है वो नहीं है। गॉट इट? चलो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर। अगेन एक कंप्यूटर हार्डवेयर वेंडर है, वो एक 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में आता है, एग्रीमेंट में आता है एक कस्टमर के साथ में कि वो उसे सपोर्ट सर्विसेज देगा। जो कस्टमर है विथ लो क्रेडिट रेटिंग, उसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत लो है, वेंडर रिक्वायर्स करता है कस्टमर को टू पे फॉर द इंटायर अरेंजमेंट इन एडवांस ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अदर कस्टमर है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो एनालाइज कीजिए वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। तो लिसन यहाँ पे ध्यान देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर जो वेंडर है ना वो 3 साल का अरेंजमेंट दे रहा है, ठीक है, कस्टमर को। किसके लिए? सपोर्ट सर्विसेज के लिए। जो सपोर्ट सर्विसेज है उसके लिए कस्टमर जिनकी लो क्रेडिट रेटिंग है, कस्टमर है वो पे कर सकता है इंटायर अरेंजमेंट के अंदर एडवांस में।
जबकि अदर कस्टमर है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी पे कर सकता है। मतलब देखो सीधी बात ये है कि अगर मैं धंधा कर रहा हूँ, मैं अपना क्या कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ, तो मेरे पास में दो टाइप के कस्टमर है। एक जिनका कोई भी सिबिल स्कोर नहीं है, मतलब वो कभी भी डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, तो उनको तो मैं कहता हूँ कि आप हमें पूरा एडवांस में पेमेंट करो, फिर हम आपके साथ काम करेंगे। लेकिन कुछ जिनका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है आप ओवर द पीरियड भी पेमेंट कर लेना। ओके, तो बताओ इन दोनों ही ट्रांजेक्शन के अंदर, इन दोनों ही ट्रांजेक्शन में अब मैं इससे ओवर द पीरियड ले रहा हूँ, ओके, और इससे सारा एडवांस ले रहा हूँ, तो क्या यहाँ पे मेरा कोई फाइनेंसिंग जो है, ये वाली लाइन जो अपन ने पढ़ी थी, क्या यहाँ पे प्रोविज़न ऑफ फाइनेंस के लिए मैंने ये स्ट्रक्चर किया क्या ट्रांजेक्शन को ऐसे? नहीं, ये तो मेरी बिजनेस स्ट्रेटेजी है, अदरवाइज़ मेरा बेड डेट्स है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, लोग पैसा खा के भाग जाएंगे। ओके, तो देखो अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं होना चाहिए कोई भी सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। लेकिन चलिए आंसर को देखते हैं। ड्यू टू द कस्टमर्स क्रेडिट रेटिंग द कस्टमर पेज इन एडवांस फॉर 3 ईयर टर्म, 3 सालों की टर्म के लिए कस्टमर एडवांस में पे कर देते हैं। बिकॉज देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ प्रॉमिस कंसिडरेशन एंड केस सेलिंग प्राइस, द वेंडर रिक्वायर्स पेमेंट इन एडवांस ओनली टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कस्टमर नॉन पेमेंट। कस्टमर के नॉन पेमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो वेंडर क्या करता है, पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट करता है। एंड और कोई अदर फैक्टर वो एग्जिस्ट नहीं करता है टू सजेस्ट द अरेंजमेंट कंटेन्स ए फाइनेंसिंग। इसीलिए वेंडर कंक्लूड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट है वो नोट प्रोवाइड द कस्टमर और द एंटिटी विथ ए सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग का यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है, तो यहाँ पे एंटिटी को कोई भी सेपरेशन करने की कोई क्राइटेरिया नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर एक सॉफ्टवेयर वेंडर है जो कि एंटर करता है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। किसके साथ एंटर करता है भाई? ये कस्टमर के साथ एंटर करता है कि वो उसे लाइसेंस देगा सोलेली इन एक्सचेंज फॉर ए सेल बेस्ड रॉयल्टी, यानी कि सिर्फ सेल बेस्ड रॉयल्टी है। ओके, उसके बेसिस पे वो उसको क्या करे, इन एक्सचेंज फॉर द सेल्स बेस्ड रॉयल्टी है वो उसे लाइसेंस देगा। एग्जाम्पल के लिए लाइक मैंने टेली है, ठीक है, टेली मेरे को ऑफ़र करती है कि आपको हम लाइसेंस दे देंगे, ओके, लेकिन आप उसको फर्दर सेल करके जितनी भी रॉयल्टी अर्न करोगे ना, ठीक है, वो मेरे को चाहिए। ओके, वो इसको चाहिए। तो ये जो ट्रांसफ़र है क्या ये किसी भी प्रकार का सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को इंक्लूड करता है या नहीं करता है, बताइए। देखिए यहाँ पे जो पेमेंट है, ओके, वो मेड इन एरियर्स, वो कैसे किया जा रहा है, बाद में किया जा रहा है, एरियर्स में किया जाता है। ग्रेट, बिकॉज जो टोटल कंसिडरेशन है वो वेरी करेगा बेस्ड ऑन द ओकरेंस और नॉन ओकरेंस ऑफ ए फ्यूचर इवेंट, यानी कि अगर सेल बेस्ड रॉयल्टी मिली तो फिर पेमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और कितना होगा वो भी इसकी अमाउंट पे डिपेंड करता है, जो कि एंटिटी के कंट्रोल में या कस्टमर के कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए सॉफ्टवेयर वेंडर कंक्लूड्स करेगा कि ये किसी भी प्रकार का कस्टमर और एंटिटी को है वो सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं दे रही है फाइनेंसिंग का। फाइनेंसिंग के अंदर सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा क्या है, यहाँ पे जो हमने ट्रांजेक्शन को है वो इस तरह से स्ट्रक्चर किया है, इस तरह से स्ट्रक्चर किया है जिससे कि हमें किसी भी प्रकार का फाइनेंसिंग बेनिफिट हो। ओके, अगर ये होता है तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, अदरवाइज वो नहीं होगा। गॉट इट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 भी आपका कंप्लीट हुआ। फिर चलते हैं नेक्स्ट ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर। तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है वह एक 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो एक मशीन बनाएगा, एक कस्टमर को देगा। ग्रेट। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कंक्लूड करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज है इन दिस कॉन्ट्रैक्ट वो कंस्टिट्यूट करती है एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और सारा का सारा एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, क्योंकि जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर उस मशीन को पूरा एग्जीक्यूट करके उसकी डिज़ाइनिंग, मेंटेनेंस, प्लानिंग सब कुछ कर करा के एकदम रेडी कर बना के कस्टमर को डिलीवर करता है। तो एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ओके, बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर डिटरमाइन दैट इट ट्रांसफर कंट्रोल ओवर द टाइम। ठीक है, कि यह जो कंट्रोल है वो ओवर टाइम है वो ट्रांसफ़र करेगा, और इसीलिए वो रिकॉग्नाइज करता है रेवेन्यू को इनपुट मेथड के बेसिस पे। इनपुट मेथड क्या होता है, लाइक जैसे कॉस्टिंग हो गया, मतलब कि जितनी कॉस्ट लग, एग्जांपल के लिए 1 करोड़ की कॉस्ट लगनी थी मशीन को बनाने में, और उसका 20% काम 20% की कॉस्ट उसकी लग गई, तो इट मीन्स कि उसने 20% वो अचीव कर लिया है। Best reflecting the transfer of control to the customer agrees to provide the contractor monthly progress payments with that final 25%। अब इसने आगे बता ही दिया कि जैसे जैसे आपका 25% आपका इंक्रीज होता जाएगा, कॉस्टिंग इंक्रीज होता जाएगा ना,
वैसे वैसे हम आपको प्रोग्रेस मंथली बेसिस पे जितनी प्रोग्रेस होगी उतना पेमेंट आपको करते रहेंगे, लेकिन अगेन 25% का पेमेंट है वो आपका हर महीने में होल्ड बैक किया जाएगा, ओके, जो कि आपका ड्यू होगा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन पे। एग्जांपल के लिए मैं मानता हूँ कि अगर मेरा मंथ 1 के एंड पे 10% कंप्लीट हुआ तो एंटिटी है वो मुझे सिर्फ 7.5% के रिगार्डिंग पे करेगी, ना कि, और जो 25% है 10% का वो एक बार होल्ड कर लेगी, जो कि मुझे एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जब मैं उसको हैंड ओवर कर दूंगा, ओके। तो क्या किसी प्रकार का सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है या नहीं है? तो अगेन ये सेम क्वेश्चन अपन ने ऊपर भी कर रखा है। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा बिटवीन द अमाउंट ऑफ प्रोमिस्ड कंसिडरेशन एंड केस सेलिंग प्राइस का, यानी कि कस्टमर अगर प्रीमियम पे नहीं करता है फॉर पेइंग ए पोर्शन टू द कंसिडरेशन इन एरियर्स, जो पेमेंट टर्म्स है वो इंक्लूड करते हैं एक होल्ड बैक टू इंश्योर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और कोई अदर फैक्टर वो एग्जिस्ट नहीं करता है टू सजेस्ट द अरेंजमेंट कंटेन्स है फाइनेंसिंग की, फाइनेंसिंग का ये जो अरेंजमेंट है वो कंटेन करता है, तो इसको सजेस्ट करने के लिए कोई अदर फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो कंक्लूड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट प्रोवाइड द कस्टमर और द कॉन्ट्रैक्टर विद ए सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ फाइनेंसिंग, कि फाइनेंसिंग का ये किसी भी प्रकार का वो है वो एलिमेंट नहीं कंटेन करते हैं, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। 38 के अंदर है वो कंपनी जेड है, यह एक डेवलपर है एंड मैन्युफैक्चरर है डिफेंस सिस्टम के एक डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरर है, जो कि टीयर 2 सप्लायर हैं ऑफ पार्ट्स एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम के टू द ओईएम्स को वह इंटीग्रेटेड सप्लायर हैं, ओके। इन द कॉमर्शियल मार्केट कंपनी जेड वो एंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट में विद द कंपनी एक्स फॉर द डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ 5000 हाईली स्किल्ड स्पेशलाइज्ड मिसाइल्स फॉर यूज इन वन ऑफ द कंपनी एक्स प्लेटफॉर्म, ओके। मतलब कि वो भैया एक एग्रीमेंट करते हैं जहाँ पे वो 5000 मिसाइल्स हैं वो देंगे कंपनी एक्स को, ओके, ताकि वो अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें, ओके। एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंपनी एक्स हैज़ एग्रीड टू पे कंपनी जेड फॉर देयर कॉस्ट प्लस एन अवार्ड फी ऑफ 100 करोड़ रुपीज़, मतलब कॉस्ट तो वो देंगे ही देंगे, प्लस आपको 100 करोड़ रुपीज़ है वो क्या देंगे अवार्ड के रूप में, यानी एज ए प्रॉफिट एलिमेंट आपको इतना मिलने वाला है। जो कंसिडरेशन है वो पे किया जाएगा कस्टमर को रिलेटेड टू द कॉस्ट इनकर्ड नियर द टाइम कंपनी जेड इनकर सच कॉस्ट, ओके। तो मतलब जितनी कंपनी जेड है वो कॉस्ट इनकर करती जाएगी उतना आपका है वो क्या कर दिया जाएगा, कॉस्ट रिम्बर्स कर दिया जाएगा इसके द्वारा, कंपनी एक्स के द्वारा। हाउ एवर जो 100 करोड़ की अवार्ड फीस है वो सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद ही आपको दिया जाएगा। एंड जो टेस्ट फायर ऑफ मिसाइल्स, और अगर उन्होंने टेस्ट फायर किया और वो सक्सेसफुल हुआ, जो कि 16 मंथ में हो जाएगा फ्रॉम द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, अगर आज कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो अगले 16 महीने में मिसाइल्स लॉन्च हो जाएगी, और अगर वो सक्सेसफुली हो गई तो आपको 100 करोड़ रुपीज़ दे दिए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई करता है कंपनी जेड को कि वो 100 करोड़ तक अर्न कर सकती है। कंपनी एक्स का जो असेसमेंट है ऑफ कंपनी जेड्स टू एबिलिटी टू डेवलप एंड मैन्युफैक्चर ए मिसाइल्स एंड अचीव मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग फाइनल वेट, वेलोसिटी एंड एक्यूरेसी, इनके ऊपर वो डिपेंड करता है। पार्शियल अवार्ड फीस है वो अवॉर्ड की जा सकती है ऑन ए प्री डिटरमाइंड स्केल के बेसिस पे है, वो पार्शियल अवार्ड फीस है वो भी दी जा सकती है, ग्रेट। अज्यूम कीजिए कंपनी जेड है वो असेस करती है कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडेक्स 115 में एंड डिटरमाइन करती हैं कि जो भी अवॉर्ड फीस है, ओके, वो रिप्रेजेंट करती है एक वेरिएबल कंसिडरेशन को, और इसीलिए उनके असेसमेंट के बेसिस पे कंपनी जेड ने एस्टिमेट किया है कि एक टोटल ऑफ 80 करोड़ रुपीज़ इन द ट्रांजेक्शन प्राइस है वो वेरिएबल कंसिडरेशन से रिलेट करता है, ओके। फर्दर एंटिटी ने कंक्लूड किया कि इट शुड रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ओवर टाइम फॉर ए सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यूजिंग ए कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड के बेसिस पे ये एक क्या है, एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ओके। और उनको लग रहा है कि एस्टिमेट करते हैं कि टोटल ऑफ 80 करोड़ रुपीज़ हैं वो इनकी इंडेक्स 115 से ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर इंक्लूड होगा। तो बताइए कि क्या कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है या नहीं है। मतलब कि देखो यहाँ पे 3 टाइप की चीज़ें दे रही है, एक तो वो कॉस्ट देगी आपको, ओके, एक अवॉर्ड फीस देगी। अवॉर्ड फीस है वो कितने की है, 100 करोड़ की है, जिसमें से इंडेक्स 115 के अकॉर्डिंग 80 करोड़ रुपीज़ हैं, तो बचा हुआ 20 करोड़ क्या है कि वो बाद में 2 साल जब भी आपका 16 महीने का टाइम फ्रेम है उस जब कंप्लीट हो जाएगा तब पे करेगी, तो उसके रिगार्डिंग पेमेंट है क्या, ओके।
तो क्या ये फाइनेंसिंग है क्या? दो, सबसे पहले फाइनेंसिंग कंपोनेंट होने के लिए आपको ट्रांजेक्शन को इस वे में स्ट्रक्चर करना होता है कि जो डिपिक्ट करे कि यहाँ पे कोई ना कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड ये चीज़ क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट जब भी अपन एनालाइज करेंगे तो ये वाली लाइन एक बेसिस फॉर्म करेगी कि भाई ये है ना, तब भी हम मानेंगे कि वो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। और अब आने वाले क्वेश्चन में क्या होने वाला है ये मुझे लग तो नहीं रहा, लेकिन 20 करोड़ का फिर करेंगे क्या उसका भी एक बार ट्रीटमेंट देखते हैं। ओके, तो कंपनी जेड है वो ट्रांसफ़र करेगी कंट्रोल ओवर टाइम बिगिनिंग शॉर्टली आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो वो उसके बाद में काम करना चालू कर देगी, और ये रिसीव नहीं करेगी कैश कंसिडरेशन को जो कि अवॉर्ड फी कंपोनेंट से रिलेटेड है। किससे? कंपनी एक्स से, फॉर मोर देन 1 ईयर इन द फ्यूचर। इसीलिए कंपनी जेड है वो असेस करेगी वेदर द अवॉर्ड फीस रिप्रेजेंट्स ए सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। तो क्या जो अवॉर्ड फीस है वो एक सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती है। जो इंटेंशन है पार्टीज की इन निगोशिएटिंग द अवॉर्ड फी ड्यू अपॉन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट फायर and based on the results of the test fire was to provide the incentive to company Z to produce high functioning missiles। मतलब कंपनी एक्स है वो पे कर रही है ना अवॉर्ड फीस, वो इसलिए पे कर रही है बिकॉज उसको लगता है कि हाँ यार कंपनी जेड ने है ना वो मेहनत किया है, और मेहनत किया है तो इसके लिए वो डिज़र्व करती है। ओके, उनका ये पर्पज़ नहीं है कि 2 साल तक होल्ड करके रखना और फिर पे ही करना है क्या, नहीं, अगर उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया तो वो पे करने वाले हैं। तो इस केस के अंदर फिर ये किसी भी प्रकार का एक तरह से इंसेंटिव है। ओके, ये उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे ये एक सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को कंटेन नहीं करता है, और कंपनी जेड है वो एडजस्ट नहीं करेगी ट्रांजैक्शन प्राइस को। साथ साथ में पैरा नंबर 63 है वो ये बोलता है कि एज ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर एंटिटी एडजस्ट नहीं करती है प्रोमिस अमाउंट्स ऑफ द कंसिडरेशन को फॉर द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, अगर एंटिटी को एक्सपेक्ट होता है एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन की जो पीरियड बिटवीन द एंटिटी ट्रांसफर ए प्रोमिस गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर एंड कस्टमर पेज फॉर दैट गुड्स और सर्विसेज है वो 1 साल या उससे कम होता है, तो उस केस के अंदर वो किसी भी प्रकार का है वो एडजस्टमेंट नहीं करेगी। मतलब 1 साल के अंदर अंदर है ना, तो फिर तो कोई सिग्निफिकेंट आपको करना ही नहीं है फाइनेंसिंग कंपोनेंट का। ये आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक प्रैक्टिकली एग्जाम्शन भी मिली हुई है यहाँ पे। इसके बाद में करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा